आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का। कराएंगे आपको आलमी खबरों से बाखबर इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नाइजीरिया में 2 खुदकश बम धमाकों में मरने वालों की तादाद हुई 60, दर्जनों जख्मी। वहीं लीबिया में इंतखाबी कमीशन के दफ्तर पर भी खुदकश हमला, 11 अफराद हलाक। मराकश ने ईरान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात किए खत्म। ईरान पर अलहदगी पसंदों की पोलिसारियो फ्रंट की हिमायत का इल्जाम। ईरान ने इल्जामात को किया मुस्तरद। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के यहूदियों पर दिए गए बयान से मचा बवाल। इसराइल और यूरोपियन यूनियन ने अब्बास से किया माफी का मुतालबा। आर्मीनिया में सियासी बहरान गहराया। अपोजिशन लीडर निकोल पोशियान के पीएम ना चुने जाने के बाद लोग उतरे सड़कों पर। अदम ताउन की तहरीक का ऐलान। और दुनिया में हर साल 70 लाख लोगों की आलूदगी से हो रही है मौत। WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली दुनिया के 15 सबसे आलूदा शहरों में टॉप पर। और चलिए वर्ल्ड न्यूज में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मोरक्को की, यानी मराकश की, जिसने ईरान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। मराकश ने ईरान पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम लगाया है। और मराकश के वजीर खारजा नासिर बोरिता ने कहा है कि ईरान मगरिबी सहारा के इलाके में अलहदगी पसंदों की पोलिसारियो फ्रंट की हिमायत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान ने लेबनानी शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के जरिए पोलिसारियो के अलहदगी पसंदों को हथियार फराहम किए। नासिर बोरिता ने कहा कि रबात में तैनात ईरान के सफीर को बेदखल और तेहरान में मराकश के सफारत खाने को बंद कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि पोलिसारियो फ्रंट एक सियासी तंजीम है जो मराकश के सहराई इलाके में गोरिल्ला जंग लड़ रही है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद इस फ्रंट और मराकश के दरमियान जंगबंदी हुई है। और इधर अमेरिका के यूरोपियन इत्तेहादी ममालिक ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया 2015 में तय पाने वाले ईरानी जौहरी समझौते की पासदारी करे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा कि वो मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी नहीं चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता है। बता दें आपको कि इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो नहीं जानते कि ट्रंप इस पर क्या फैसला लेने वाले हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि समझौता बरकरार रहे। बता दें आपको कि पीर के रोज इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि ईरानी जौहरी समझौते की आड़ में जौहरी हथियार बना रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। वहीं बरतानिया और वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने जौहरी मुआहदे के लिए अपने मुल्क की हिमायत दोहराते हुए कहा कि इस्राएली वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि तेहरान हुकूमत के जौहरी अज़ाइम को काबू में रखने के लिए 2015 के जौहरी मुआहदे को बरकरार रखना जरूरी है। France is very much attached to the stability of the overall region, is very much attached to the security of its allies. That's why we want to work on these new negotiations in a strong coordination with Germany and United Kingdom. We will work very actively in order to convince everybody to have, in the coming days, weeks and months, such a negotiation, which is the only way to progress and stabilize the region. इधर नाइजीरिया के शुमाल मशरिकी इलाके मूबी में एक मस्जिद और मार्केट को हदफ बना करके किए गए खुदकश हमले में मरने वालों की तादाद 60 तक पहुंच गई है, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। बता दें कि जरा ये बता रहे हैं कि पहला खुदकश हमला मस्जिद में किया गया, फिर कुछ ही देर बाद एक दूसरे खुदकश हमलावर ने खुद को मकामी बाजार में मकामी ताजिरों और शहरियों के एक हुजूम में धमाके से उड़ा लिया।
ये धमाके सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उस ऐलान के एक रोज बाद किए गए हैं जिसमें ट्रंप ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में ज्यादा मदद देने का ऐलान किया था। फिलहाल किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बोको हराम माजी में मूबी शहर में इस तरह के हमले पहले भी कर चुका है। तो ये दो बड़े खुदकश हमले हुए हैं और इसमें मरने वालों की तादाद 60 पहुंच गई है। 50 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये भी है कि जो जख्मी हैं उनमें कई की हालत बेहद नाजुक है और इसी वजह से मरने वालों की जो तादाद है उसके बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शक यह जताया जा रहा है कि बोको हराम ने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि इससे पहले इस तरह के हमले को बोको हराम मूबी में अंजाम दे चुका है। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तंजीम ने इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीक नहीं की और ना ही इसको कबूल किया है। उधर लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हुए एक खुदकश धमाके में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों यहां पर भी जख्मी हुए हैं। यह धमाका इंतखाबी कमीशन के दफ्तर के बाहर हुआ। जराये के मुताबिक दो खुदकश हमलावर जबरदस्ती इंतखाबी कमीशन के दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे। जब सिक्योरिटी अफवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में इंतखाबी कमीशन के 3 और 4 सिक्योरिटी अफवाज हलाक हुए हैं। वाज़ेह है कि लीबिया में इस साल के आखिरी तक आम इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले लोग शिनाख्ती कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मकामी पुलिस अफसर ने इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार बताया है। और इधर शाम के अल यरमुक कैंप से बागियों का इनखला जारी है। जराये के मुताबिक जंगजू तंजीम तहरीर अल शाम के दर्जनों अरकान यरमुक कैंप से शुमाली शाम के इलाके इदलिब पहुंच गए हैं। इन जंगजुओं की आमद बशर अल असद हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा एक मुआहदे के तहत हुई है। मुआहदे में इदलिब सूबे के 2 महसूर कस्बों से शहरियों को बाहर लाने की बात शामिल है। तबादले की कार्रवाई हलब की जुनूबी नवाह में अल ऐश के इलाके में अंजाम पाई गई। ये इस मुआहदे के पहले मरहले में अमल दरामद एक तरीके से है और इस पहले मरहले पर अमल किया जा रहा है। इसका ऐलान दमिश्क हुकूमत ने इतवार को किया था। मुआहदे के मुताबिक शामी हुकूमत अल यरमुक कैंप से तहरीर अल शाम के सैकड़ों जंगजुओं को बाहर आने की इजाजत देगी और इसके मुताबिक तंजीम इदलिब सूबे के 2 शिया कस्बों अल फुआ और कुफरिया से 5000 के करीब अफराद को बाहर जाने देगी। याद रहे कि यह कस्बा 2015 से महसूर है। अफराद ये तबादले की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब शामी अफवाज यरमुक कैंप में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो साफ तौर पर इनखला जो है वो देखने को मिल रहा है। यरमुक कैंप से बागी लगातार निकल रहे हैं, उनका इनखला जारी है। जराये के मुताबिक जंगजू तंजीम तहरीर अल शाम के दर्जनों अरकान जो यरमुक कैंप थे वहां से शुमाली शाम के इलाके इदलिब पहुंच गए हैं और इन जंगजुओं की आमद बशर अल असद हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा एक मुआहदे के तहत हुई है। साफ तौर पर पीस पैसेज देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि एक अमन का रास्ता उनके लिए खोला जाएगा और वहां से वो इनखला कर सकते हैं और उसी के तहत वो लगातार आगे जा रहे हैं। मुआहदे में इदलिब सूबे के 2 महसूर कस्बों से शहरियों को बाहर लाने की बात शामिल है और तबादले की जो कार्रवाई है वो हलब के जुनूबी नवाह में अल ऐश के इलाके में अंजाम पाई गई और ये इस मुआहदे के पहले मरहले पर एक तरह से सीधे तौर पर अमल दरामद है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सीरिया से हमेशा कत्लो गारत की तस्वीरें सामने आती हैं और उसी सीरिया से अगर राहत भरी खबरें आए तो राहत सबको महसूस होती है। तुर्की और सीरिया के सरहदी इलाके रेहाली को तुर्की हुकूमत ने दरअसल सीरिया से बेघर हुए मजलूमीन के लिए मुकर्रर कर रखा है। यहां को लाखों पनाहगुज़ीन कब्रनाक जिंदगी गुजार रहे हैं और इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी माली हालत बेहद खस्ता है। इन लोगों की मदद के लिए तुर्की के इस्तांबुल में सरगर्म तंजीम हैदर ग्रुप के साथ दिल्ली की दरगाह आसार शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद एहराज अमीर पनाहगुज़ीरों के पास पहुंचे और इस मौके पर सैयद एहराज फाउंडेशन और हैदर ग्रुप के इश्तराक से लोगों में
कंबल, कपड़े और खाने की अशिया तकसीम की गई। एक हिंदुस्तानी सूफी के सीरिया के मजलूमीन के आंसू पोंछने की हर तरफ पजीराई भी हो रही है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्राइल ने नाजी दौर में यहूदियों के कत्लेआम या होलोकास्ट से मुतालिक फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के हालिया बयान पर सख्त एतराज जताया है और उनसे माफी मांगने का भी मुतालबा किया है। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी अब्बास के रिमार्क्स को नाकाबिले कबूल बताया है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन सर्विस के तहत उसकी तरफ से यह जारी करदा बयान में यह कहा गया है कि महमूद अब्बास का बयान दो रियासती हल के लिए सही नहीं है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने दरअसल 30 अप्रैल को अपनी एक तकरीर में कहा था कि यहूदियों के खिलाफ नफरत उनकी मजहबी बुनियाद पर नहीं है। नाजी दौर में यहूदियों का कत्लेआम उनके अपने ही रवैयों का नतीजा था। यहूदियों के खिलाफ नफरत उनकी मजहब की वजह से नहीं है, बल्कि उनके सोशल प्रोफेशन और दीगर वजूहात की वजह से है। यूरोप में यहूदियों के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हुई है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं हुई, बल्कि उनके सूदी और बैंकिंग कारोबार और गैर कानूनी तिजारत की वजह से हुआ है। It is clear that what Mr. Abbas has said is totally incompatible with the spirit of peace and negotiations. We demand that Mr. Abbas will immediately apologize for this anti-Semitic hate speech, and we ask the international community to condemn this speech in the harshest possible words. और वहीं फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंकशाफ किया है कि साबिक मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी ने उन्हें सीना के एक हिस्से में फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए जगह देने की पेशकश की थी। ताहम अब्बास ने इसे मुस्तरद कर दिया। रामल्ला में फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल से खिताब करते हुए अब्बास ने यह कहा कि यह एक इस्राएली मंसूबा था जिसको जियोरा आइसलैंड का नाम दिया गया। इसका मकसद मसले फिलिस्तीन को मुकम्मल तौर पर दफन कर देना था। अब्बास के मुताबिक उन्होंने सदर मुर्सी को इस अमर से आगाह कर दिया था कि फिलिस्तीनी अवाम इसे हरगिज कबूल नहीं करेंगे। वो अपनी सरजमीन छोड़ करके दूसरों की आर्जी पर नहीं रहेंगे। और हमारे साथ इस पर मजीद बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का होलोकास्ट पर दिया गया जो यह बयान है, इस पर बवाल मचा हुआ है। इसराइल और यूरोपियन यूनियन ने माफी का मुतालबा किया है। क्या अब्बास ने यह कहकर कोई गलती की है कि होलोकास्ट यहूदियों के मजहब की वजह से नहीं, उनकी खस्तहल की वजह से हुई थी? देखिए, एक बात बता दें कि अब ये अब्बास ने जो बयान दिया है ये अपनी जगह है, लेकिन अगर आप इसको फिलिस्तीनियों को देखिए कि जब यहूदी मार खाने के बाद बिल्कुल इनको कोई ठिकाना देने वाला नहीं था और एक जहाज के ऊपर आ रहे थे, और जब ये जहाज पहुंचा है फिलिस्तीन में जिस पे लिखा हुआ था कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम हमें जगह नहीं दोगे तो हमारे बच्चे और औरतें और हम सब समंदर में डूब के मर जाएंगे, क्या तुम हमको जगह नहीं दे सकते? तो अगर यहूदियों से नफरत होती, ठीक है, इसी मजहब से नफरत होती तो फिलिस्तीनी मुसलमान अपनी जमीन के ऊपर यहूदियों को मतलब आबाद नहीं करते। तो जिन लोगों ने आबाद किया आज उनकी जिंदगी उजाड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल लोग हैं। इन्होंने एक फर्जी एजेंडा ग्रेटर इजराइल का जो बना रखा है उसके इम्प्लीमेंट के लिए सारा काम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्हें शेल्टर दिया था आज उनको इन्होंने खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए मोहताज बना रखा है। जो बात कर रहे हैं सर, ये तो सभी जानते हैं, एहसान फरामोशी जो है वो तो दिखती है, सब कोई जानता भी है, लेकिन क्या गलत कही गई है
उसकी तरफ से बात, और एक तरीके से अब्बास ने ये कहकर कोई गलती कर दी है क्या सर कि होलोकास्ट यहूदियों की मजहब की वजह से नहीं बल्कि उनके रवैये की वजह से हुआ? अब्बास ने अब तो सच बोलना शुरू किया है। अब्बास तो बहुत दिनों तक उनके हाथ में खेल रहे थे, और जब तक ये उनके हाथ में खेल रहे थे उनके थे। अब जब उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया है तो उनसे कहा जा रहा है कि माफी मांगे। आज सच बोलना बहुत दुश्वार है। इस वक्त अमेरिका, इसराइल ने ये तय कर लिया है जो हमारे साथ है वो बस ठीक है, जो हमारे खिलाफ है वो ठीक नहीं है। तो ये चल रहा है। तो अब्बास ने बहुत देर में सच बोला, उनको सच बोला, लेकिन सर क्या होलोकास्ट के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं? इसके लिए पूरा यूरोप और ईसाई ममालिक माफी क्यों नहीं मांगते? बिल्कुल, जिसने होलोकास्ट किया है उसको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, होलोकास्ट मुसलमानों ने तो किया नहीं है, और किसी ने भी जुल्म किया है तो उसको माफी मांगना चाहिए। ये बेसिक उसूल है। और जब तक उसूलों के ऊपर जो है तमाम कंट्रीज आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर अमन कायम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेशक सर, लेकिन महमूद अब्बास ने एक बड़ा इंकशाफ ये भी किया है इन सबके बीच कि मिस्र के साबिक सदर मुर्सी ने उन्हें ऑफर किया था कि वो फिलिस्तीनियों को सीना जजीरे में बसाएं। अभी महमूद अब्बास के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मतलब है इसका? देखिए, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। बहुत दिनों से फिलिस्तीन को बांटने की कोशिश चल रही है, इराक को बांटने की कोशिश चल रही है, सीरिया को बांटने की कोशिश चल रही है, इसके हिस्से को देने की बातचीत चल रही है, जॉर्डन को इसके हिस्से को देने की बातचीत चल रही है, मिस्र को। तो जब मिस्र और जॉर्डन और सऊदी जैसे लोग जो हैं इजरायली एजेंडे के ऊपर अमल करेंगे तो फिर उसमें कोई नई बातचीत नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये जो भाई कब मुर्सी ने साथ दिया, कब मिस्र की हुकूमत ने, लेकिन सर क्या आलमी ताकतों के बीच फिलिस्तीनियों को बांटने या उनकी तहरीक को खत्म करने की सियासत चल रही है क्या? बहुत शॉर्ट में इसका जवाब चाहेंगे सर। जी बहुत, देखिए दो चीजें चल रही हैं। एक तो मेडिटेरियन के अंदर जो नीचे गैस है उसको सीरिया की गवर्नमेंट गिराकर उसको ले जाने की बातचीत की जा रही है। दूसरी बात जो है इसराइल और फिलिस्तीन को भी बहुत एक छोटे से टुकड़े में कैद करके बाकी जॉर्डन को दे देने की, मिस्र को दे देने की, इवन सऊदी अरेबिया को भी दे देने की बातचीत चल रही है। सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको देने की बात। ठीक है सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की जांच कर रहे खुसूसी वकील रॉबर्ट मुलर ने सदर ट्रंप को इंतबाह दिया है कि अगर वो उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मुलर ने कहा है कि उन्होंने मार्च में ट्रंप के वकील को पूछताछ के बारे में इत्तला दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पूछताछ से इनकार किया कि अमेरिकी सदर को यह हक हासिल है कि वो जांच एजेंसी के सामने पेश हो या ना हो। वाज़ेह है कि मुलर ने कहा उनके पास करीब 4 दर्जन सवाल हैं जो वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से रूस से उनके रिश्तों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए पूछना चाहते हैं। I just don't have anything to say about documents like that, that nobody has the courage to put their name on and that they leak in that way. But I can tell you, there have been people who have been making threats privately and publicly against me for quite some time. And I think they should understand by now the Department of Justice is not going to be extorted. We're going to do what's required by the rule of law, and any kind of threats that anybody makes are not going to affect the way we do our job. We have a responsibility, and we take an oath. That's the whole point. I'm wondering what your mindset is on whether... Everybody in the department takes that oath. We have 115,000 employees, and if they violate it, they know they're going to be held accountable. And I know those folks know that I'm not going to violate my oath. वैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए दिन तनाजे में घिरते रहते हैं, और इसी कड़ी में एक और वाकया भी अब सामने आया है। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के बाद ट्रंप के साबिक डॉक्टर हैरल्ड बोर्नस्टीन ने उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि ट्रंप ने साल 2015 में बतौर रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार जो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया था वो उन्होंने तैयार नहीं किया था। एक मीडिया हाउस से बातचीत में हैरल्ड बोर्नस्टीन ने यह कहा कि पूरा लेटर ट्रंप ने खुद बोलकर लिखवाया था। इस हेल्थ लेटर में ट्रंप की सेहत को बेहतरीन बताया गया था। हैरल्ड ने यह भी कहा कि फरवरी 2017 में
ट्रंप के बॉडीगार्ड की शिलर ने उनके ऑफिस का दौरा किया था और ट्रंप की सेहत से जुड़े सारे दस्तावेज जब्त करके ले गए। व्हाइट हाउस की तरफ से अभी तक हेरल्ड के इस इल्जामात के जवाब में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर आर्मीनिया से, जहां पर सियासी बहरान लगातार गहराता जा रहा है और पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो हुई वोटिंग, पार्लियामेंट में जो वोटिंग हुई थी उसमें अपोजिशन लीडर निकोल पोशियान के पीएम ना चुने जाने के बाद एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा शुरू हो गया है। मुजाहिरीन ने राजधानी येरेवान में जगह जगह पर सड़कों और रेल सर्विस को ब्लॉक कर दिया। दरअसल 1 मई को अबूरी वजीर आजम के लिए हुई वोटिंग में बरसरे इक्तदार रिपब्लिकन पार्टी ने निकोल पोशियान के खिलाफ वोट किया। अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक राय से निकोल पोशियान को अपना लीडर चुना था, लेकिन वो अपने हक में वोटिंग कराने में नाकाम रहे। उधर सदर आर्मेन साकिसियान से मुल्क के हालात को देखते हुए निकोल पोशियान को बातचीत के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि आर्मीनिया में 2 हफ्तों से जारी एहतजाज के बाद वजीर आजम सिर्थ सार्गियान ने पिछले हफ्ते ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वहां सियासी बहरान पैदा हो गया, जो कि मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। और हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में लोग कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तानी सऊदी अरब में 12 मुख्तलिफ काम नहीं कर सकेंगे। और ये उन हिंदुस्तानियों के लिए, ऐसे हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। यहां की हुकूमत ने दरअसल बाहर से आने वाले वर्कर्स के लिए 12 सेक्टर्स में नौकरी करने पर रोक लगा दी है। इसका असर यहां रह रहे 30 लाख हिंदुस्तानियों पर भी पड़ सकता है। सऊदी हुकूमत विजन 2030 के तहत परफ्यूम, कपड़े, बैग्स, जूते, मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर और ऐसी तमाम शॉप्स पर खवातीन को रोजगार देना चाहती है, जहां उनको दे सके ताकि उनकी भी हिस्सेदारी इसमें हो सके। ऐसे में 12 सेक्टर्स में गैर मुल्कियों के काम करने पर रोक लगाई जा रही है। ये पाबंदियां अगले हिजरी साल से लागू भी हो जाएंगी। और दुनिया भर के 90% लोग आलूदा हवा में सांस ले रहे हैं। इसकी वजह से 2016 में 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह बात आलमी सेहत के इदारे WHO की जानिब से बताई गई है। WHO ने दुनिया भर के 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में आलूदगी के पैमाने की एक लिस्ट जारी की है। उनकी इस रिपोर्ट में दिल्ली को पहला, वहीं भारत की तिजारती राजधानी कहे जाने वाले मुंबई को चौथा मकाम मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के ग्रेटर कायरो दुनिया का दूसरा सबसे आलूदा शहर है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका तीसरे और चीन की राजधानी बीजिंग 5वें नंबर पर है। WHO के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस आधानोम गैब्राइस ने मुतालबा किया है कि दुनिया भर की हुकूमतों को ऐसे मौसर इकदाम करना चाहिए जिनकी मदद से हलाकत खेज फिजाई आलूदगी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त आलमी सतह पर हर 10 में से 9 इंसान ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं जो उन्हें बीमार कर रही है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।